एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे उदय के बच्चों। कैसे हैं आप लोग? इट्स बीन अ व्हाइल कि हम लोग मिले हो, कल ही मिले थे वैसे, पर इट्स बीन अ व्हाइल। इससे पहले क्लास कुछ समय पहले हुई थी। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है आपके एग्जाम के लिए, ऐसी आशा करता हूं। वेरी वार्म गुड इवनिंग, अ बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल जो यहां पर हैं। रेहान, आंचल, अखिलेश, सौरभ, रेमंड, वर्तिकांश, आर्या, दोबना, इंशा, क्या बात है, आशिफ, व्हाट अ लवली नेम है, निधि, धर्मेंद्र, त्रिशा, स्नेहा, अबीरू, रेहान, ज्योत्सना, वर्णिका, ज्योति, पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल। आप लोग मेरे हालचाल पूछ रहे हैं। इट्स बेटर, थोड़ा सा बेटर है कल से। माई थ्रोट इज अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा कम एक कर रहा है, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्रीटी मच वेल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड विशेस एंड योर कंसर्न्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट, द एडवेंचर जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। आई एम श्योर आप लोगों को ये लेक्चर जो है ना, ये टॉपिक जो है कुछ बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब इसका एंड आप पढ़ेंगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसे कोई ऐसी मूवी आप देख रहे हो ना, जो स्टार्टिंग में आपको लग रही है क्या मूवी है यार, इसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, फिर आप देख रहे हो उसको, देख रहे हो, टुवर्ड्स द एंड आपने कुछ ऐसा समझा कि यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, ऐसा कुछ लेसन है। तो गिव इट सम टाइम। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप लोगों ने पूरे साल मेरे साथ हर एक लेसन को बहुत सा अच्छे से हैंडल किया है। मेरा आवाज थोड़ी सी अजीब हो रही है, इस वजह से हो रही है क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है। इट्स नॉट नथिंग टू डू विद टेक्निकल थिंग, मेरा गला खराब है, इस वजह से मेरी आवाज बदल गई है थोड़ी सी। खांसी जुकाम दोनों है, कफ एंड कोल्ड दोनों है। इंसेप्शन, हाँ कुछ हद तक वैसा कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग। हाँ, तो बड़ा मेरी अपील है आप लोगों से एक हम्बल कि इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। एक बारी जो भी दिया हुआ है ना वो समझ लो, और फिर एंड में देखना आपको क्या हिट करेगा ये चैप्टर। मतलब दिस समथिंग दैट रियली इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस चैप्टर एंड में, है ना। साइंटिफिक चैप्टर ये है, साइंटिफिक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, और आपको एक एंट्री देता है इनटू पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, जिसके बारे में मैंने कल भी आपसे बात करी थी। एक बारी बाद में बात करेंगे उसके, बिफोर आई मूव अहेड विद द चैप्टर एक बारी गेम करते हैं फटाफट से बिना देरी के। हियर्स द गेम। फर्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर एक्सुबरेंट आफ्टर विनिंग द मैच। यहां पर एक टर्म आप देखते हैं एक्सुबरेंट, ये जो टर्म है इसका आप लोगों को मीनिंग बताना है। बताइए। थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया है इसका बॉर्डर, बट नॉनदलेस एक्सुबरेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। बताइए। इंटरेस्टिंग सर बट कंफ्यूजिंग, आई अंडरस्टैंड। अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोग नहीं समझते ना, कई बार दे टर्न आउट टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको थोड़ा टाइम दो। सर आपकी वाईटी पे शॉर्ट्स देखी, तो शॉर्ट्स हाँ आती रहती हैं। क्या देखा ऐसा शॉर्ट्स में? अच्छा कुछ नया, ओके विश्वास, ये वॉरियर सीरीज वाला देखा होगा तुम लोगों ने कुछ। हाँ कुछ रहा है उसमें, बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स रहे। वहीं से आते हुए तबीयत खराब हो गई हमारी, तो यस इट हैज बीन इंटरेस्टिंग, और उसका फल भी हमको मिल गया है। आते हुए थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई हमारी। Why this timing? अच्छा ये टाइमिंग इसलिए बिकॉज वी वर शेड्यूल्ड टू हैव अ लेक्चर एट 7, लेकिन क्योंकि रक्षक सर को किसी वजह से डिले हो गया, रक्षक सर का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया, तो वी हैड टू एडजस्ट दिस टाइम। सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको 7 बजे का लेक्चर, 7:30 बजे के आसपास आज लेक्चर लेना है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये लेक्चर इस वक्त शेड्यूल कर लिया है। ठीक है। आई वॉच ऋतिक सर्स व्लॉग, इट वाज अमेजिंग। ओके नाइस। एक्सुबरेंट मतलब होता है बच्चा पार्टी, चीयरफुल, ऑप्शन ए। एक्सुबरेंट मतलब होता है चीयरफुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट, द अर्थक्वेक ऑब्लिटरेटेड द एंटायर विलेज। ऑब्लिटरेटेड एक वर्ड यहां पर है, इसका क्या मतलब है बताइए। ऑब्लिटरेटेड। दिस चैप्टर जस्ट नीड्स एन इंटेलेक्चुअल अप्रोच, मीना कुमारी, वेल डन एंड वेल सेड। वांट्स टू लीव दैट टाइप ऑफ लाइफ, हाउ वाज द इवेंट? सर वेरी वेल, इवेंट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा इवेंट। इंटेलेक्चुअल अप्रोच चाहिए बिल्कुल, है ना। मतलब इस चैप्टर में पेशेंस चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कई मूवी होती है ना ऐसे जो कि आपको समझ ही नहीं आती, आधा घंटा निकल जाता है, पौना घंटा निकल जाता है, आपको लगता है यार क्या हो रहा है, क्या है मूवी में, है ना। एंड देन जैसे ही आपको स्टार्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट, तब आपका दिमाग हिल जाता है कि यार क्या था इसमें। देन यू बिगिन टू कनेक्ट द डॉट्स। तो थोड़ा सा इसको पेशेंस की जरूरत है। ये वाला लेक्चर जो है इसमें भी आपको कुछ और फैक्ट्स बताए जाएंगे। अगले लेक्चर जो होने वाला है ना, इसका नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, जो कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक होगा, उसमें आप लोगों को रीजन समझ में आएगा कि जो भी कुछ हो रहा था वो हो क्यों रहा था, क्या रीजन है उसका। ठीक है। करेक्ट आंसर ऑब्लिटरेट का होता है बच्चे डिस्ट्रॉय, बिल्कुल तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। अर्थक्वेक ने पूरा एंटायर विलेज को ऑब्लिटरेट कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। वाह क्या बात है। नेक्स्ट,
ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। ये बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स का क्या मतलब होता है बताइए जल्दी से। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, बताइए। आई गॉट माई सेल्फ लिटिल कॉफी टुडे, तो आप लोग भी चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि गला खराब है। इट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड इजी। रिद्धमन कंडारी सेज, ओह थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आजमगढ़ कब आएंगे यार? जल्दी आऊंगा यार, मेरा बहुत मन करता है आप सब लोगों से सब जगह जाके मिलने का, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आपको पता ही है ना। दिस सो मच आई कैन डू। तो जब भी पॉसिबल होगा हम जरूर आएंगे भाई, पक्का आएंगे, पक्का। कोई चांस ही नहीं है कि मैं ना आऊं, मेरे को कोई रोक भी नहीं पाएगा। मतलब मैं अगर आऊंगा ना तो कोई रोक नहीं पाएगा मुझे, पक्का आऊंगा मैं। रक्षक सर का डिले क्यों है? कुछ काम था उनका भाई, देयर वाज समथिंग दैट ही वाज डूइंग, तो इस वजह से उनका लेक्चर डिले हो गया। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। आई थिंक खुसरो चचा इज द स्टैंड आउट कैरेक्टर थ्रू आउट ग्रेड 11, है ना? मुझे लगता है हमेशा याद रहेगा ये। एनीवे, बर्निंग द कैंडल बोथ एंड्स क्या मतलब होता है? टू सेव्स, टू रेस्ट एक्सेसिवली, टू बी केयरलेस, टू ओवरवर्क वनसेल्फ। ऑप्शन बी, ओवरवर्क करना, यानी कि जब आप जितना आपकी बस की उससे ज्यादा कर रहे हो, इसको बोला जाता है बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, जैसे कोई इंसान, ही इज बर्निंग द कैंडल बोथ एंड्स जगलिंग टू जॉब्स एंड नाइट क्लासेस। एक इंसान दो जॉब कर रहा है, दिन में भी रात में भी रेस्ट कर ही नहीं रहा है, तो वो दोनों कैंडल को दोनों एंड से जला रहा है, यानी कि ओवरवर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जितना उसके बस की है उतनी उससे ज्यादा। ऑप्शन बी, बढ़िया। नेक्स्ट, आफ्टर हिज मिस्टेक्स he decided to turn over a new leaf and start afresh। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या मतलब होता है? ये भी एक इडियम है, बताइए। कल एग्जाम है हमारा, बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। संरक्षक क्लास को एक्सटेंड करेंगे, उनसे पूछ लेना यार, ये तो वही बता पाएंगे आपको। यस मैम आई एम मैरिड, जो भी पूछ रहे हैं, अली पूछ रहे हैं, यस आई एम मैरिड डियर, बट आई डोंट नो हाउ डज दैट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर एनी बेटर। आई हैव अ पी ऑफ इंग्लिश, ऑल द वेरी बेस्ट यार, अच्छा करना कल एग्जाम में, हमने अच्छे से पढ़ी रखा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, एग्जाम के टाइम में तैयारी जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। तैयार कॉन्फिडेंस से ऐसे जाओ कि सब कुछ आता है आपको, जो टीचर को नहीं आता ना वो आपको आता है, ये सोच के जाओ, ठीक है? हैव कॉन्फिडेंस, डाउट मत आने दो मन में। आई गॉट 60 out of 80, गुड, बढ़िया। सॉरी, टू रीड अ बुक, टू चेंज फॉर द बेटर, स्टार्ट गार्डनिंग, टू फॉरगेट द पास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है जब आप बदल जाएं और एक बेटर तरीके से बदल जाएं, इस तरीके से बदलें कि आपकी लाइफ बेटर हो जाए, एंड स्टार्ट अ फ्रेश, और नई शुरुआत करें बेसिकली। तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है टू चेंज फॉर द बेटर। 63% गॉट इट राइट, नॉट बैड। क्या स्टैंडिंग से? राजश्री मिश्रा, लेफ्टिनेंट आदर्श, सप्तर्षि साहा, अर्नव सिंह, प्राची जंगिद, आईआईटीएन अक्षय, स्टूडेंट, क्या बात है आईआईटीएन ही हो गए, आदित्य आई डोंट नो व्हाट दिस मींस, पूनम दास, प्रत्युष कुमार प्रधान। वेल डन, टॉप 10 को भाई बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। स्टार्ट करता हूं चलिए इस टॉपिक को। जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है इसमें वेल डन, जिन लोगों का एवरेज रहा स्कोर कोई बात नहीं, बट याद रखिएगा जो एक्सप्रेशन है उनका मीनिंग आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें गलती नहीं करिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक को। चलिए, आप लोगों को कल ही मैंने एक लेक्चर बताया जिसमें प्रोफेसर एक गाइटोंडे नाम के कैरेक्टर है, और वो एक ऐसी इंडिया में पहुंच जाते हैं फॉर सम रीजन जो कि काफी अलग है हमारी करंट इंडिया से। ये इंडिया जो है, इसमें जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ऐसा है कि ये अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही है। इनफैक्ट इसमें एक पॉइंट आता है, वो जो भी चल रही है सिचुएशन उसमें, वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, वो जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो पाते हैं, जिन लोग पहली आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेसिकली स्टोरी जो है एक साइंटिफिक थ्रिलर आप मान सकते हैं, कुछ हद तक साइफाई बेस्ड ये मानिए। स्टोरी में क्या होता है, एक प्रोफेसर होते हैं गाइटोंडे, जिनको जो एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि हिस्टोरियन होते हैं, हिस्ट्री के ऊपर ये बहुत सारे सेमिनार्स करते रहते हैं जगह 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 जगह। तो जब ये दिल्ली से मुंबई जा रहे थे हिस्ट्री का एक सेमिनार करने के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद ये कुछ इमेजिन करने लगते हैं। आपका लेसन जो है वो अब्रप्टली स्टार्ट होता है कैसे कि एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वो जो ट्रेन है वो जा रही होती है मुंबई। वो जो ट्रेन है पुराने समय में एक तरह से क्या बताऊं मैं इसको,
बैक टाइम, एक तरह से आप फ्लैशबैक होता है ना, फ्लैशबैक, तो पुराने समय में अपने आप को इमेजिन करते हैं। एक ट्रेन जो है वो जा रही होती है मुंबई, और ट्रेन में बहुत सारी चीजें जो पुराने समय में थी वैसी नहीं थी। बेसिकली आप ऐसा मानिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेसन, जो फर्स्ट लेक्चर आप अगर देखेंगे, एक बार देखिएगा जरूर उसको, तभी समझ में आएगा। मैं बहुत शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एनीवे मेरे पास आज टाइम थोड़ा सा कम है, तो आपको इन ब्रीफ बता देता हूं बस। तो क्या होता है, इमेजिन करते हैं अपने आप को पुराने समय में, ऐसा मानिए कि 1800s के आसपास अपने आप को इमेजिन करते हैं, तो पाते हैं 1900s के आसपास इमेजिन करते हैं खुद को, और ये पाते हैं कि इंडिया जो है वो उस वक्त अंग्रेजों की गुलाम नहीं है। हिस्ट्री जो है इस इंडिया की, जिस दुनिया में अपने आप को एक ऑल्टरनेट रियलिटी में अपने आप को इमेजिन करते हैं। आपको पता है ना मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, ऐसा माना जाता है कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें हर यूनिवर्स में थोड़ा 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 डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। मैंने आपको कल मंडेला इफेक्ट के बारे में बताया था। मंडेला इफेक्ट क्या कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। आपको ऑलरेडी पता है नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट रहे थे साउथ अफ्रीका के 1994 में, पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब वहां बनी, ठीक है, और वो गुजरे 2013 में, ये मुझे मालूम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन दुनिया में जिनको ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला 1990s में जब वो जेल में बंद थे तब गुजर गए, और एक आदमी, ऐसे मासेस हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसे कि न्यूज़पेपर में उस दौरान खबर आई ऐसी। ऐसे ही अगर आपको मैंने एक और एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप लोगों को मालूम है, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, पोकेमोन आप लोग देखा करते क्या, या आपने रिसेंट में देखा है पोकेमोन वगैरह? एक कैरेक्टर था पोकेमोन, जल्दी बताओ। डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो पोकेमोन करके कैरेक्टर है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। यस, मैंने चैट तो ऑन कर दी ना, हाँ ऑन कर दी, फिर भी नहीं आ रहे रिस्पॉन्सेज। यस, आपको मालूम है पोकेमोन की जो पूंछ है उस पे एक हल्का सा अलग कलर का कुछ इंडिकेशन है, मतलब पोकेमोन की जो पूंछ है वो कलर्ड है या प्लेन येलो है, ये एक बारी मुझे बताओ। पोकेमोन कैरेक्टर, यस, ऐश एंड पोकेमोन, ऐश एंड पिकाचू, बिल्कुल। तो पिकाचू जो है उसमें कैरेक्टर, उसकी जो टेल है उसका कलर क्या है पता है? पता है, पता है, पता है, पता है, गेम भी है। कलर है येलो। लो आ गए यार ये पिकाचू बताने वाले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ कलर था रेड और पूरा बंदा था येलो। आ जाओ आ जाओ। मैं इनको एक थ्योरी के बारे में बता रहा था सर। थ्योरी तो वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को सामने जोगिंदर सर का। मैं पिकाचू के बारे में बोला था और सर रोक नहीं पाई। ग्रेड 11 है सर, उदय। फिर तो मैं जान जाऊंगा, ऐसी बात उदय, नहीं। उदय, इतने तो हाँ, जानते हैं, 11th उदय। में मैं भी हूं ना। अच्छा आप भी हो? मैं इनको उदय करके भेजा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। तो सर से मैं बात करता हूँ, जब भी कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में सर बहुत जल्दी एकदम से आइडेंटिफाई कर जाते हैं। सर हम एक बात कर रहे थे कि मंडेला इफेक्ट होता है। मंडेला इफेक्ट, हाँ। मंडेला इफेक्ट आपने अच्छा, सुना? मंडेला इफेक्ट, हाँ। टिंडल इफेक्ट भी होता है, मंडेला इफेक्ट नहीं, ये तो साइंटिफिक चीज हो गई। मंडेला इफेक्ट तो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात करता है सर। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बहुत एक सारे और लोग, यूनिवर्स और भी ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट हाँ, करते हैं एक साथ। जैसे आप लोग, आपको डायलॉग, अच्छा सर के साथ करते हैं, चलो बच्चों पार्टी। सर आपको याद है अमिताभ बच्चन वाला शहंशाह वाला डायलॉग? शहंशाह वाला थोड़ा याद दिलाओ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे, हाँ। एक बार डायलॉग बोलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है दीनानाथ चौहान। नाम है शहंशाह, वैसे ये डायलॉग है। लेकिन आपने अभी डायलॉग में जो बोला ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, असल में मूवी में आप देखोगे तो डायलॉग है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। कमाल की बात है, हम सब लोगों को लगता है कि, मतलब हम, मुझे भी ये पता है कि लगते ही है, वही इट मेक सेंस। पर मुझे ये वाला याद नहीं, मुझे वो वाला याद है, तुमसे भी ज्यादा खराब है ये लड़की जो तुम्हारा साथ दे रही है, भानु प्रताप आज के बाद इसकी शकल नहीं देखेगा। अपने को वो वाला ज्यादा अच्छा लगा, बट अच्छी बात है। पॉइंट ये है कि हमारे मतलब एक ऐसी थ्योरी है, हाँ थ्योरी एक ये है कि हम सब लोग की बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स से अलग 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 से हैं, और वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो हम कंबाइन कर जाते हैं। हमको जो पता है वो भी सही है, और जो दूसरी डायलॉग था जो मतलब बताया, वही साइंस वाली थ्योरी कह रहे हो, जो है वो भी ठीक है, जो नहीं है वो भी है ही। हाँ मतलब कई सारे लोगों को लगता है कि रिश्ते में तुम्हारे बाप होते हैं, वो डायलॉग एग्जिस्ट करता है। कई को लगता है लगते वाला एग्जिस्ट करता है। बच्चों को मेरा वाला डायलॉग याद, बड़ी मिक्सअप। अमेजिंग। अरे वो था तो सही, वो बाबूजी लड़की लेके आए, तुमसे भी ज्यादा खराब है ये लड़की जो तुम्हारा साथ दे रही है, भानु प्रताप आज के बाद उसकी शक्ल नहीं देगा, और जितना इसकी शक्ल देगी भानु प्रताप उसकी भी शक्ल नहीं देखेगा। देखो एक्चुअली मेरा आज सर टाइम थोड़ा सा कम है, हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं। नहीं देखो बच्चे, लेकिन सोच नहीं है। जो कॉमेडी आपने करी है अभी, उसके लिए मजा आ गया मुझे। थैंक यू सो मच बच्चे। बाय 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 बाय। अलविदा इतने सबको, क्योंकि हमको पढ़ना भी है। गेटिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। ओके
कुल मिला के जोगिंदर सर से मुलाकात अच्छी रही। आई होप आप लोग हैड योर मोमेंट्स ऑफ लाफ्टर, कपल मोमेंट्स ऑफ लाफ्टर। पॉइंट ये था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको आप ऐसा मान सकते हो कि वो एक बहुत सारी यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स है, एक रियलिटी है, और शायद एक पैरेलल रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है जिसमें लोगों का मानना कुछ और ही है। एक रियलिटी में पिकाचू की पूंछ बिल्कुल येलो है, वेराज एक रियलिटी में वो पिकाचू की पूंछ हमको मुझे जो याद है वो थी उसकी हल्की सी कलर्ड पूंछ थी, टेल जो थी। ऐसी सर ने डायलॉग बोला वो अलग है, जो मूवी में आप डायलॉग चेक करोगे वो अलग है ना। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं और वो जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये सारे अलग 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 थॉट्स आ जाते हैं। ये स्टोरी भी, ये जो आप पढ़ रहे हैं स्टोरी, ये भी इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। प्रोफेसर गाइटोंडे होते हैं जिनको चोट लगती है तो वो एक पैरेलल दुनिया में चले जाते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं लेसन क्योंकि मेरे पास टाइम आज थोड़ा सा कम है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैं आप लोगों को इस मजेदार सी रेवरी में जिसमें आप अभी हैं, ब्लैक एंड येलो टेल, यस यस यस, आपने बिल्कुल सही बोला। तो कई लोगों को लगता है ना वो हल्का सा उसकी ब्लैक टेल है, और कई लोगों, मुझे तो आज तक याद है कि उसकी टेल कंप्लीटली येलो नहीं थी, उसकी टेल पे हल्का सा ब्लैक निशान है। लेकिन आप जाके चेक करोगे ना पिकाचू की टेल तो आप लोगों को लगेगा कि यार वो कंप्लीटली येलो है अभी। एनीवे, मैंने भगाया नहीं है, मेरी क्लास है भाई, और वो 7:15 तक का ही टाइम है मेरे पास। आज मेरा थोड़ा टाइम कम है एक्चुअली, क्योंकि सर को भी क्लास लेनी है ना, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा और कम टाइम ले पाऊं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा भाई आज, क्योंकि मुझे टाइम कम मिला है। अगर टाइम लास्ट क्लास में लेता तो टाइम ज्यादा होता। मूविंग ऑन, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी के आप रेडी रहिएगा कुछ क्वेश्चंस के लिए। खेल कूद के साथ हंसी मजाक जरूरी है और हंसी मजाक के साथ खेल कूद जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों चीज जरूरी है। कल यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, देयर विक्ट्री इन द बैटल वाज नॉट ओनली अ ग्रेट, आप लोगों को याद है कि कल हमने कहां पे तक पढ़ा था? तो ये हिस्ट्री जो बदल गई है गाइटोंडे साहब के अकॉर्डिंग, जिस दुनिया में वो है वहां पे हिस्ट्री अलग ही है, हिंदुस्तान गुलाम नहीं है, बल्कि कुछ और ही हो रहा है वहां सब कुछ। तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो हिस्ट्री बुक्स निकालते हैं, वही जो उन्होंने खुद लिखी हुई हैं इस ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर, वो हिस्ट्री बुक्स ढूंढते हैं। 5 वॉल्यूम इनके सामने आती हैं, 4 वॉल्यूम सेम होती हैं, 5 ही वॉल्यूम में की चेंज होता है, बहुत ही मेजर। क्या चेंज होता है कि जो बैटल ऑफ पानीपत है, जो कि अहमद शाह अब्दाली है, जो कि एक रूलर थे, कहां के, अफगान रूलर्स थे, और जो मराठास थे, इनके बीच में बैटल था। इस बैटल का विनर असली में था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, वो जीता था इस बैटल को। लेकिन जो हिस्ट्री बुक इन्होंने निकाली 5वीं वॉल्यूम, उसमें एक चेंज था, क्या कि इस बैटल को जीते हैं मराठास, अफगान रूलर्स नहीं बल्कि मराठा जीते हैं, जिसकी वजह से पूरी हिस्ट्री जो है हिंदुस्तान की वो बदल गई। ठीक है, ये आपको यहां तक पता चला। अब देखो क्या हुआ इसके बाद। देयर विक्ट्री इन द बैटल वाज नॉट ओनली अ ग्रेट मोरल बूस्टर। मोरल बूस्टर क्या होता है? समथिंग दैट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दे। तो विक्ट्री इन द बैटल, इनका जो बैटल में विक्ट्री हुई मराठास की, इसका इंपैक्ट एक तरह से उस बुक में पढ़ रहे थे। तो इस विक्ट्री की वजह से क्या हुआ, इनका मोरल बूस्ट तो हुआ, इनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, बट इट ऑल्सो स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। लेकिन इसके साथ साथ इनकी सुप्रीमेसी, इनका जो सुपीरियर इंफ्लुएंस था, इनका जो असर था, इफेक्ट था इन द नॉर्दर्न इंडिया, वो भी बढ़ गया। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइडलाइंस गॉट द मैसेज एंड टेम्पररी शेल्फ्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस पूरे बैटल को साइडलाइन से देख रही थी, खुद इन्वॉल्व नहीं थी। साइडलाइन से मतलब वो देख रहे थे साइड से कि बैटल हो रहा है मराठास का और अहमद शाह अब्दाली अफगान रूलर्स का, जो भी जीतेगा उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप लेंगे, अपना एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम बढ़ाएंगे, अपने देश को एक्सपेंड करेंगे, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे इंडिया में। ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने देखा डेवलपमेंट्स, गॉट द मैसेज, उनको आइडिया मिल गया कि भैया मराठास की पावर अब बढ़ गई है, उन्होंने अपने जो प्लान्स थे उनको टेम्पररी शेल्फ कर लिया। शेल्फ मतलब होता है डिले कर देना। इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम मतलब उनका जो अपना टेरिटरी या इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने का प्रोग्राम था इंडिया में, उसको डिले कर दिया अंग्रेजों ने। अब इसके बाद यहां से शुरू होता है आज का वाला पार्ट जो हम पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। चलिए, For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahab and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. पेशवास बेसिकली वो जो मराठास थे उन्हीं की बात हो रही है यहां फिर से। द इमीडिएट रिजल्ट, उनके लिए जीत का इमीडिएट रिजल्ट क्या था? इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस मतलब असर, इंपैक्ट। तो जो दो रूलर्स थे ना जिन्होंने बैटल जीता, इतना बड़ा बैटल जीता, उनका डेफिनेटली असर बढ़ना था, रुतबा बढ़ना था। तो भाव साहब और विश्वास राव, जिन दोनों ने मिलकर बैटल जीता था, उनका इंफ्लुएंस बढ़ा, उनका असर बढ़ा। हु इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780, और विश्वास राव फाइनली
सक्सीड कर गए अपने फादर को एज द किंग। सक्सीड मतलब होता है टू बिकम, टू टेक ओवर थ्रोन, राजा बन जाना। वो राजा बन गए 1780 में बेसिकली। The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from state politics। अब इसी में एक ट्रबल मेकर थे। सॉरी, हाँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। Okay, sorry. The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from state politics। ठीक है, relegated मतलब होता है किसी को पीछे साइडलाइन कर देना, साइड में कर देना, राइट। तो जो ट्रबल मेकर थे इनकी पॉलिटिक्स में, अब ये थोड़ा हिस्ट्री वाला जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जैसा बुक में लिखा है मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। इसी स्टेट में जहां पर विश्वासराव अभी किंग बने और भाऊ साहब का राज था, इन दोनों मिलकर जीता अभी बैटल ऑफ पानीपत, उसी में एक ट्रबल मेकर भी थे, थोड़ा सा परेशान करने वाला आदमी भी था। कौन? दादा साहेब, जिनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको बैकग्राउंड में डाल दिया गया, एक तरह से उनको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, रेलीगेट टू द बैकग्राउंड मतलब इग्नोर्ड मान सकते हो आप, सिंपली उनको इग्नोर कर दिया गया। एंड इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और वो अल्टीमेटली, इवेंचुअली मतलब आखिरकार वो रिटायर कर गए स्टेट पॉलिटिक्स से, मतलब इनको साइड कर दिया ऐसे। To its dismay, the East India Company made its match in the new Maratha ruler विश्वासराव। डिसमे मतलब डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो एक्सपेंड करना चाहती थी अपना बिजनेस, लेकिन उनकी डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर, मतलब वो बड़े डिसअपॉइंट हुए, निराश हुए इस बात की वजह से कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना मैच मिल गया था नए मराठा रूलर विश्वासराव में। विश्वासराव में मेड इट्स मैच मतलब टू मीट समवन हु इज मोर पावरफुल या हु इज इक्वली पावरफुल, जो कि इक्वली पावरफुल हो और तुमको हरा सके। मेट योर मैच का मतलब होता है टू मीट योर मैच, ऐसा मान लीजिए। इसका मतलब होता है जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो इतने ही पावरफुल हो जितने आप हो और आपको हरा भी सके वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ऐसे इंसान से, ऐसे मराठा रूलर से मिली, इंडिया के रूलर से, फाइनली विश्वासराव से, जो कि इतने ही पावरफुल थे जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उनको हरा सकते थे, अपनी टक्कर से मिले मतलब। इसीलिए डिसअपॉइंट हुए। अगर किसी ऐसे रूलर से मिलते जो उनसे हल्का होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर वो अपना इन्फ्लुएंस जमा लेते। ही एंड हिज ब्रदर, क्यों ऐसा बोला इन्होंने? ही एंड हिज ब्रदर यानी कि विश्वासराव और उनके ब्रदर माधवराव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन विद वैलर एंड सिस्टमैटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। ये और इनके भाई माधवराव ने क्या करा? पॉलिटिकल एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है उसको कंबाइन किया विद वैलर। वैलर मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवरी। ब्रेवरी के साथ इंटेलिजेंस को, स्मार्टनेस को मिक्स किया, मतलब दोनों चीजें साथ में यूज करी और सिस्टमैटिकली एक प्रॉपर सिस्टम के तहत एक्सपेंड करा अपना इंफ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। यानी कि मराठा रूलर्स ने धीरे 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 अपना असर पूरे इंडिया पे जमा लिया। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका इंफ्लुएंस सिर्फ कुछ ही जगह रह गया, पॉकेट्स। ठीक है, रिड्यूस टू पॉकेट्स मतलब इनका जो असर था वो कुछ ही जगहों पर रह गया, लिमिटेड जगहों पर रह गया। कहां कहां? बॉम्बे के आसपास, कलकत्ता के आसपास और मद्रास, मद्रास जिसको आप अभी चेन्नई के नाम से जानते हैं, इन जगहों पर। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, कुछ कुछ ऐसे ही जैसे कि जो कि इनके यूरोपियन राइवल्स थे। राइवल्स कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर्स या ओपोनेंट्स। इनके यूरोपियन राइवल्स कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पोर्चुगीज और फ्रेंच। इनका असर भी कुछ कुछ पॉकेट्स में रह गया था बस। ये तो जब हमारी जो असल हिस्ट्री है उसमें भी ऐसे ही है, ये तो ऑल्टरनेट रियलिटी वाली हिस्ट्री चल रही है ना एक। तो उसमें क्या हो रहा है? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में ही असर रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का। इन तीन जगहों पर ही असर रहा, पूरे देश में असर नहीं रहा। पूरे देश में किसका असर फैला? मराठा रूलर जो है विश्वासराव, उनके भाई। फॉर पॉलिटिकल रीजंस द पेशवाज केप्ट द पपेट मुगल रेजिम अलाइव इन दिल्ली। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो पेशवाज हैं, मराठास जो हैं, उन्होंने पपेट रेजिम रखा है। एक पपेट रेजिम क्या होता है? पपेट मतलब होता है पुतला, रेजिम मतलब राज, पुतले वाला राज मुगल्स का। तो दिल्ली में राज कौन करे थे? मुगल्स। उन्हीं को इन्होंने बरकरार रखा मराठास ने दिल्ली में, लेकिन एक पपेट की तरह, एक पुतले की तरह। ठीक है, पपेट रेजिम मतलब अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। एक ऐसी सरकार जिसको कोई और कंट्रोल कर रहा हो, उसको पपेट रेजिम बोलते हैं। डोमिनियन स्टेटस भी आप लोगों ने सुना होगा ऐसी।
तो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, अपने फायदे के लिए पेशवाज ने, जो मराठा में रूल कर रहे थे अभी और पूरे देश पे धीरे धीरे इन्फ्लुएंस उनका आ गया था, उन्होंने दिल्ली में मुगल्स को ही रखा राजा, लेकिन अपने कंट्रोल में रखा, अपनी अथॉरिटी के तहत रखा. इन द 19th century these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. 19th century में क्या हुआ फिर, ये जो de facto मतलब अनऑफिशियल. मान लीजिए, जैसे आपको बताऊं एग्जांपल डिफैक्टो का, आप इससे समझेंगे. कई बार क्रिकेट फील्ड में क्या होता है, कैप्टन जो कप्तानी कर रहा है वो इंजर्ड हो जाता है. अगर वो इंजर्ड हो गया ना, तो उसकी जगह कोई और कप्तानी करता है, उसको डिफैक्टो कैप्टन बोला जाता है. असल में वो ऑफिशियल कैप्टन नहीं है, लेकिन इस वक्त वो अनऑफिशियली कप्तानी कर रहा है. तो यहां पर डिफैक्टो रूलर्स कौन थे, पुणे वाले, यही मराठास. ये पूरे हिंदुस्तान के राजा नहीं थे, लेकिन अनऑफिशियली यही राजा थे, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस सब जगह आ गया था. ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जो डी फैक्टो रूलर्स थे, ये जो अनऑफिशियल रूलर्स थे पुणे के, बेसिकली कौन से रूलर्स, मराठास ही, वर एस्ट्यूट मतलब इंटेलिजेंट एंड ऑब्जर्वेंट. इंटेलिजेंट एंड ऑब्जर्वेंट, ये काफी इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट थे. क्या समझने के लिए, टू रिकॉग्नाइज मतलब टू रियलाइज या अंडरस्टैंड. क्या समझने के लिए, to understand the importance of the technological age dawning in Europe. Dawning मतलब होता है emerging. इन लोगों को, ये इतने इंटेलिजेंट थे कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा था यूरोप में 19th सेंचुरी में, उसको ये समझ रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है और उसको अडॉप्ट कर रहे थे अपने साथ, मतलब समझ, अपनी कंट्री में भी उसको लाने की कोशिश कर रहे थे. अब इसकी वजह से क्या करा, दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन्होंने अपने सेंटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सेटअप कर दिए. समझ में आया हो क्या रहा है सब ऊपर से जा. मराठास बैटल ऑफ पानीपत जीत गए. बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद विश्वासराव जो थे वो राजा बन गए. राजा बनने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे अपना कंट्रोल बढ़ा लिया. अंग्रेजों का कंट्रोल कुछ ही छोटी छोटी पॉकेट्स तक रह गया. अब ये उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ कि ये जो हिंदुस्तान के राजा हैं, ऑफिशियल राजा नहीं है अभी हिंदुस्तान के, लेकिन सब जगह इनका असर है, तो इसलिए अनऑफिशियली राजा यही है. इन्होंने क्या समझा कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा था यूरोप में, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हिंदुस्तान में नहीं आया तो हम पीछे रह जाएंगे. तो उन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी उसको ले आए. कैसे सेटअप किए इन्होंने, सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन्होंने कुछ सेंटर्स यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस इन्होंने सेटअप कर दिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए. ठीक है, The East India Company saw another opportunity to extend its influence. इसी समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक और मौका देखा, अपना इन्फ्लुएंस, अपना जो इंपैक्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए. कैसे, इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स. उन्होंने इस टेक्नोलॉजिकल एज में, जब नए सेंटर सेटअप हो रहे थे हिंदुस्तान में, इस समय पर ऑफर करा अपना एड मतलब होता है हेल्प, और एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट्स को बोला कि भाई हम आपकी हेल्प करते हैं इस चीज में जो आप कर रहे हो टेक्नोलॉजी में. ठीक है, दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट. और इन लोगों की हेल्प एक्सेप्ट कर ली हमारे रूलर्स मराठास ने. क्यों, ताकि जो हमारे लोकल सेंटर्स थे, जो इंस्टीट्यूट्स थे हिंदुस्तान के अंदर, वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, यानी कि हमारी कंडीशंस के बेसिस पे हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम कर दो मदद. द 20th century brought about further changes inspired by the West. 20वीं शताब्दी में यानी कि 1900s के आसपास कुछ और चेंजेस आए जो कि इंस्पायर्ड थे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इंस्पायर्ड थे, उनसे हमने प्रेरणा ली. कैसे, इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी. हमारा देश जो है वो एक प्रजातांत्रिक देश की तरफ बढ़ रहा था बेसिकली. बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज. पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज मतलब इनिशिएटिव या ड्राइव. 20th सेंचुरी तक जो पेशवाज रूल कर रहे थे ना हमारे ऊपर, ये उन्होंने अपना जो ड्राइव है या उनका जो पावर एक तरह से वो धीरे धीरे कम होती गई. एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज. और धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गए, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज है, यानी कि पार्लियामेंट से एक तरह से. ठीक है, डेमोक्रेसी आ गई थी, तो ये जो राजा थे वो धीरे धीरे रिप्लेस होते चले गए वो. The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it wielded no real influence. अब दिल्ली में जो मुगल रूलर्स थे, सल्तनत बोला जाता है. सल्तनत क्या होता है भाई, अ स्टेट या कंट्री अंडर द रूल ऑफ सुल्तान. ठीक है, अब दिल्ली के जो रूलर्स थे, आपको याद है अभी पिछले पार्ट में थोड़ी सी पहले हमने पढ़ा है कि दिल्ली के जो रूलर्स थे, जो मुगल रूलर थे दिल्ली में, उनको पेशवाज ने रखा था एज अ पपेट,
है ना, वो रूलर्स अभी भी बचे रहे, सरवाइव कर गए वो, इवन दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन मतलब इस चेंज, इस बदलाव को भी वो झेल पाए। क्या बदलाव कि अब पेशवा जो कि अनऑफिशियल रूलर थे उनकी जगह डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी, इसको भी झेल गए वो। क्यों? बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, बिकॉज दे हैड, विल्ड मतलब होता है टू हैड, सॉरी विल्ड मतलब होता है टू हैव या प्रैक्टिस, क्योंकि इन लोगों के पास वैसे भी कोई रियल इन्फ्लुएंस था ही नहीं, ये तो पहले भी पपेट थे, अब फिर भी पपेट है। द शहनशाह ऑफ दिल्ली was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament। तो शहनशाह था दिल्ली का, वो एक फिगर हेड से ज्यादा नहीं था। फिगर हेड कौन होता है? पर्सन, अ किंग विद नो पावर, एक ऐसा राजा जिसके पास पावर बची ना हो। तो दिल्ली का जो शहनशाह था ना, जो सुल्तान था, उसके पास कोई पावर थी नहीं, वो तो बस एक किंग, ऐसा किंग था जिसके पास कोई पावर नहीं थी, और जो भी वो रिकमेंडेशन देती थी पार्लियामेंट, उसको अप्रूव करना पड़ता था। अब रबर स्टैम्प मतलब अप्रूव कर देना, उसको मानना पड़ता था उसको, ठीक है। एज ही रेड ऑन, अब गंगाधर पंत ये सब पढ़ रहा है हिस्ट्री की बुक के अंदर, ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर। आपको अगर लग रहा है क्या चल रहा है तो बता रहा हूं, हाँ ठीक है, सुन लो बस आराम से भी। As he read on, गंगाधर पंत began to appreciate the India he had seen। अब जैसे जैसे गंगाधर पढ़ रहा था ना, पंत जैसे गंगाधर ये सब पढ़ रहा था, ये गायटोंडे प्रोफेसर है गंगाधर पंत, बेसिकली गंगाधर पंत इसका पूरा नाम है, डॉक्टर गंगाधर पंत गायटोंडे, राइट। तो ये जो प्रोफेसर साहब है ऑल्टरनेट रियलिटी में जो कि जानना चाह रहे हैं कि ऐसी रियलिटी यहां पर इस दुनिया में अलग क्यों है हिंदुस्तान की, वो जब पढ़ रहे हैं 5वीं वॉल्यूम में सारा कुछ कि बैटल ऑफ पानीपत मराठा जीत गए, मराठा का इन्फ्लुएंस बढ़ा देश पे, धीरे धीरे फिर देश पे इन्फ्लुएंस बढ़ा तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स खोल दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहा, कम ही रहा सब जगह। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ गई हिंदुस्तान में 20वीं शताब्दी आते आते। ये सब पढ़ने के बाद उनको क्या लगता है, ही बिगैन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन, जो वो हिंदुस्तान देख रहे थे ना हिस्ट्री में ऐसे वाला। अप्रिशिएट मतलब टू अंडरस्टैंड द वैल्यू या टू एडमायर, ये भी मान सकते हो, या टू एडमायर। ये जो हिंदुस्तान वो देख रहे थे ना, जिसमें अंग्रेजों का राज हमारे ऊपर है नहीं, हमारे देश के पेशवाज ने पहले हमारे ऊपर राज करा और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई, ये हिंदुस्तान बड़ा अच्छा लग रहा था इनको, ठीक है। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द व्हाइट मैन। ये एक ऐसा देश था जिसको सब्जेक्ट नहीं किया गया था। सब्जेक्टेड टू मीन्स मेड टू डू समथिंग फोर्सबली। तो ये एक ऐसा देश नहीं था जिसको जबरदस्ती गुलामी, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, जिसको अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी थी, इसलिए इनको पसंद आया ये वाला देश, जो हिस्ट्री है इनको इसलिए पसंद आई। इट हैड लर्न्ड टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज। इस हिंदुस्तान को पता था, अपने पैर पे खड़ा होना इसने सीख लिया था, एंड इसको मालूम था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के रूलर्स ने हमारे पर रूल करा, अंग्रेज हमारे पर रूल नहीं कर पाए। ये एक ऐसी हिस्ट्री थी। From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent। एक strong position of strength, strength मतलब होता है पावर। एक position of strength का मतलब है कि हम लोग, इस जो हिस्ट्री पढ़ी इन्होंने अभी, इस जिस हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, उस हिस्ट्री में हिंदुस्तान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, ताकतवर पोजीशन पे है, और प्योरली कमर्शियल रीजंस की वजह से, कमर्शियल मतलब रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के रीजंस की वजह से हमने अंग्रेजों को बोला था कि तुम बॉम्बे एक इकलौती आउटपोस्ट, आउटपोस्ट मतलब क्या होता है, अ लोकेशन और सेटलमेंट, कमर्शियल रीजंस की वजह से और एक पोजीशन, पावरफुल पोजीशन से। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों से मजबूर होकर हम ऐसा कर रहे हैं, अपनी पावरफुल पोजीशन की वजह से और हमारी मर्जी से हमने कहा कि अंग्रेजों तुम जो है यहां पर बॉम्बे में अपनी इकलौती आउटपोस्ट बना लो। सब कॉन्टिनेंट क्या है भाई? सब कॉन्टिनेंट है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस पूरे ग्रुप को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो इसमें इकलौती जगह अंग्रेज लोग कहां पर थे? सिर्फ बॉम्बे में। और यह भी हम अपनी मर्जी से करा रहे थे, अंग्रेजों से बोल रहे थे कि भाई यहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है बॉम्बे, ठीक है तुम इसको रख लो। दैट लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ 1908। और ये जो था ना कि ये लोग कंट्रोल है इनका बॉम्बे पे, ये लीज भी, लीज एक तरह से मान सकते हैं आप रेंटेड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट
टू रेंट समथिंग। दिस मतलब आप बहुत ही बेसिक अक्षरों में समझो तो ये मान लो कि लीज का मतलब होता है कि आप एक एग्रीमेंट दे दें। जैसे मैं बोलूं कि भाई ये हमने बोला कि अंग्रेज लोग तुम बॉम्बे पे कंट्रोल रखो 100 साल तक, ये और 100 साल के बाद तुम्हारी लीज खत्म हो जाएगी, यानी कि तुम्हारा जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। एक तरह से हमने उनको एक अग्रीमेंट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि 100 साल तक तुम्हारा है ये, और कुछ पैसे ले लिए उनसे, कुछ एडवांटेज ले लिए। एनीवे, तो ये जो कंट्रोल था इनका बॉम्बे पे, इकलौती जो हिंदुस्तान में जगह थी जहां पर इनका कंट्रोल था, वो लीज भी, वो अग्रीमेंट भी खत्म होने वाला था 2001 में अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1908। ठीक है, वो जो 1908 में अग्रीमेंट साइन किया था, ट्रीटी मतलब क्या हो सकता है, अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट साइन किया गया है वो। ठीक है, गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। विटनेसिंग मतलब ऑब्जर्विंग। अब जब ये वाला हिंदुस्तान आप देखते हो ना, मैं एक सेकंड के लिए चार्ट ऑन कर रहा हूं ये जानने के लिए कि आपको बहुत कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है इसमें। अभी आपने एक हिस्ट्री पढ़ी जो कि बिल्कुल अलग है जो हम जानते हैं उससे। ये जो हिस्ट्री है, ये जो हिस्ट्री है बिल्कुल अलग है उससे जिससे हम जानते हैं। हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, हम बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली जीत गया, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का इंफ्लुएंस बढ़ता गया। हम पे मुगल्स ने राज करा, फिर अंग्रेजों ने राज करा, फाइनली हम 1947 में अपने सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, उसके साथ हम लोग फाइनली यहां पर पहुंचे जहां पर हम आज की स्टेट में हैं। लेकिन इस वाली हिस्ट्री में जो गंगाधर पंत पढ़ रहे थे एक ऑल्टरनेट रियलिटी में, इसमें क्या था, हिंदुस्तान जो है किसी का गुलाम नहीं बना, अपने दम पर खड़ा रहा, अपनी पावरफुल एक इमेज बनाई बिल्कुल। ठीक है, उस हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है अब कि क्या बोलते हैं, गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। वो हेल्प, गंगाधर पंत ना आप इस बात को सोच नहीं पाए, मतलब अपने आप को हेल्प नहीं कर पाए। गंगाधर पंत मजबूरीवश कंपेयर कर रहे थे वो देश जैसा इस बुक में दिखाया गया है, एक आजाद इंडिपेंडेंट इंडिया, और वो देश जैसा हमारा गुलाम देश रहा है अंग्रेजों का। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिली मुझे आप लोगों से। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। लेकिन उनको इसी समय पर यह भी लगा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना, जो उनकी जांच पड़ताल है वो इनकम्प्लीट है। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, उसको यह तो पता चल गया था एक बुक से कि मराठा बैटल जीत गए थे, लेकिन जीते कैसे वो बैटल। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। जवाब ढूंढने के लिए उसको अकाउंट्स ऑफ द बैटल, इस बैटल के जो डिटेल्ड अकाउंट्स मतलब क्या होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इस बैटल की डिटेल इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी कहीं। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। जर्नल्स क्या होते हैं, एकेडमिक राइटिंग्स या रिकॉर्ड्स। जैसे आप लोग अपनी साइंस के ऊपर मान लीजिए आके चल के आप में से कोई रिसर्च करेगा अगर, तो आप जो भी रिसर्च के अंदर फाइंडिंग्स पाएंगे ना वो आप एक मेंटेन करेंगे डायरी में, जिसको आप जर्नल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको क्या करा, इसने क्या करा जानने के लिए उसने कुछ बुक्स और एकेडमिक राइटिंग्स या जो रिकॉर्ड्स थे उनके थ्रू ये गया। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गिव हिम द क्लू। आखिरकार इसको एक ब्लू बुक मिली जिसमें इसको क्लू मिला, हिंट मिला। इट वॉज भाव साहेब बांची बाकर। क्या नाम है ना, ये जो आप हिंदी में पढ़ पाओगे ये बेटर है, मैंने इसलिए हिंदी में रख दिया है, भाव साहेब बांची बकर। ये जो भाव साहेब बांची बकर है ना, इस बुक में इनको मिला। बकर क्या होता है, बकर बेसिकली रेफर्स टू क्रॉनिकल। अब पूछोगे क्रॉनिकल क्या होता है, तो क्रॉनिकल होता है एक ऐसी बुक जो कि हिस्ट्री की रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, हिस्ट्री में कब कैसे क्या चीज हुई ये जो बताए उसको क्रॉनिकल बोलते हैं। उसको हिंदी में बकर बोला जाता है, हिंदी नहीं उर्दू में। तो भाव साहेब बांची बकर एक इनको बुक मिली बेसिकली, जिसमें इनको पता चला असली में हुआ क्या था, बैटल ऑफ पानीपत मराठास जीते कैसे। Although he seldom relied on Buckers for historical evidence, he found them entertaining to read. हालांकि ये जो प्रोफेसर थे ये सेल्डम मतलब होता है रेयरली, बहुत कम, ये बहुत ही कम रिलाय करते थे। रिलाय मतलब डिपेंड करना, ये डिपेंड करते थे, भरोसा करते थे बकर्स पे, यानी कि क्रॉनिकल्स पे, ऐसी हिस्ट्री की बुक्स जो कि आपको सीक्वेंस बताए बेसिकली। तो और बकर्स पे वो कम ही डिपेंड करते थे फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्ट्री में जो भी कुछ हुआ उसको जानने के लिए। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, बस उनको ये एंटरटेनिंग लगती थी रीड करने में।
ठीक है, इनको ये वाली बुक जो थी ना काफी एंटरटेनिंग लगती थी पढ़नी, हालांकि इनके अंदर जो लिखा होता था उसको ये डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन, ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन नहीं मानते थे. समटाइम्स बेरिड इन द ग्राफिक बट डॉक्टरल, सॉरी, समटाइम्स बेरिड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रुथ. बेरिड मतलब होता है दफन, डूबा हुआ, एक तरह से मान लो छिपा हुआ, हिडन मान लो, बल्कि हिडन इन द ग्राफिक. ग्राफिक मतलब होता है विविड डिटेल्स, खूबसूरत चित्रण. बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, डॉक्टर्ड अकाउंट्स मतलब क्या होता है, ऑल्टर्ड, जो चेंज कर दिए गए हो, थोड़े बहुत बदल दिए हो. जैसे बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री की बुक्स हैं जिनमें जो असल हिस्ट्री है ना हिंदुस्तान की उसको बदल दिया गया है, तो उसमें आप बोलेंगे कि डॉक्टर्ड कर दी गई हो. डॉक्टर्ड मतलब थोड़ा सा बदल देना, एडिट कर देना. अकाउंट्स मतलब डिटेल्स, तो चेंज डिटेल्स या ऑल्टर्ड डिटेल्स बेसिकली ऐसा मान लोगे आप. ठीक है, समटाइम्स हिडन इन द ग्राफिक, ये जो इन बुक्स के अंदर जो विविड डिटेल्स दी होती है ना, उनमें कई बार कुछ ऑल्टर्ड डिटेल्स छिपी हुई होती हैं. उनके बीच में ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रुथ. स्पॉट मतलब आइडेंटिफाई या पहचानना. स्पॉट जर्म ऑफ ट्रुथ मतलब अ हिंट, अ लिटिल ट्रुथ. बेसिकली ये जो बुक थी बकर्स, इनके अंदर बहुत ही डिटेल में ग्राफिकली चीजें रिप्रेजेंट की जाती थी. हालांकि इनके अंदर जो अकाउंट्स थी, जो डिटेल्स थे, वो चेंज होती थी, थोड़ी सी डॉक्टर्ड होती थी, गड़बड़ होती थी, एडिट की गई होती थी. लेकिन फिर भी जो भी उसमें कुछ लिखा होता था ना, उससे ये डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लेते, सच को पहचान लेते थे. कुछ हद तक कुछ तो पता चलता था इससे. He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. इसी बुक के अंदर उन्होंने एक पाया डिटेल्ड अकाउंट 3 लाइनों में, जो कि था एक डिटेल पाए 3 लाइन की, जिसमें क्या लिखा था कि विश्वास राव जो है वो कितने करीब आ गया था मरने के. ठीक है, जिसमें उनको क्या पता लगा कि विश्वास राव कितने करीब आ गया था और बीइंग किल्ड, मरने के कितने करीब आ गया था. एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले वेयर द एलीट ट्रूप्स. अब वो क्या था, वो 3 लाइन की डिटेल क्या थी, वो यहां से शुरू होती है. क्या डिटेल थी? एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम. और युद्ध के बीच में एकदम से एक डिटेल दी गई है कि विश्वास राव ने अब अपने घोड़े को दौड़ाया मेले की तरफ. मेले क्या होता है? अ केओटिक सीन या सिचुएशन, एक ऐसी भीड़ भाड़ वाली फाइट बेसिकली. तो अब विश्वास राव ने अपना घोड़ा जो है वो दौड़ाया भीड़ की तरफ, जहां पर लड़ाई जंग चल रही थी. वेयर द एलीट ट्रूप्स ऑफ फाइटिंग, जहां पर एलीट मतलब बेस्ट या मोस्ट स्किल्ड, जहां पर सबसे ज्यादा स्किल्ड ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स मतलब ग्रुप ऑफ फाइटर्स, ऐसा मान लो अब, ग्रुप ऑफ फाइटर्स, जहां पे सबसे ज्यादा एलीट फाइटर्स, एलीट मतलब सबसे ज्यादा अच्छे फाइटर्स, स्किल्ड फाइटर्स लड़ रहे थे. एंड ही अटैक दम, और उनको अटैक किया विश्वास राव ने. एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और फिर मर्सीफुल मतलब काइंड, और फिर भगवान जो थे उन्होंने दया खाई, एक तरह से मर्सी करी. ठीक है, कैसे? अ शॉर्ट ब्रश पास्ट हिज ईयर. शॉर्ट मतलब बुलेट. ठीक है, एक बुलेट जो थी वो विश्वास राव के कान के पास से गुजर के गई, टच करके गई. ब्रश मतलब हल्का सा टच करके गई बुलेट इसके कान के पास से. इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ. तिल मतलब होता है सेसमे सीड, आप लोगों को पता होगा तिल, है ना. एक तिल को क्यों लिखा गया यहां पर कि हल्का सा भी अगर बुलेट इधर होती, राइट लेफ्ट होती, कान को टच करके गए, हल्का सा भी इधर होती तो खत्म था खेल. ठीक है, इवन द डिफरेंस, गॉड मर्सीफुल क्यों बोला? क्योंकि जो बुलेट ब्रश पास करके गई ना कान को, इसलिए. अगर बुलेट, असल हिस्ट्री में क्या हुआ था, विश्वास राव को बुलेट लग गई थी. इस हिस्ट्री में क्या हो रहा है, विश्वास राव के कान के बराबर से निकल के गई बुलेट, इसीलिए सब कुछ अलग है. एक छोटे से हिस्टोरिकल इवेंट का डिफरेंस देख रहे हो आप, कितना फर्क क्रिएट कर सकता है. एक छोटा सा हिस्टोरिकल इवेंट अगर अलग होता है, यानी कि इस हिस्ट्री में जो हमारी हिस्ट्री है असल में, उसमें क्या हुआ, विश्वास राय को बुलेट लग गई थी सिर में और वो मर गया था. उसके मरते के साथ ही इसके जो फोर्सेस थी उनका मोराल डाउन हो गया, वो हार गए. बैटल ऑफ पानीपत, अब अहमद शाह अब्दाली जीत गया एक तरह से, ये आप मान सकते हो. इसमें क्या होता है कि जो बुलेट है वो कान के बराबर से टच करके निकल गई, बच गया वो, जिसकी वजह से उसने हरा दिया अब्दाली को. बैटल ऑफ पानीपत ये जीत गया और फिर हिस्ट्री अलग ही थी यहां पर.
ठीक है, इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ। एक हल्के से तिल के डिफरेंस की वजह से भी, अगर एक तिल का भी डिस्टेंस इधर उधर होता बुलेट का, तो उसकी डेथ हो जाती। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. 8 बजे politely remind कराया प्रोफेसर को, लाइब्रेरियन ने, लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे ना सब, कि भाई लाइब्रेरी बंद हो रही है फॉर द डे। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स। गंगाधर पंत इमर्ज्ड मतलब अराउज्ड, अपने ख्यालों से बाहर आए गंगाधर पंत। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल। मैग्निफिसेंट मतलब ह्यूज एंड इंप्रेसिव, रिमार्केबल। इस बड़े से हॉल में गंगाधर पंत को नोटिस किया उन्होंने कि वो अकेले ही बैठे थे इस बड़ी सी लाइब्रेरी में। आई बेग योर पार्डन सर, मे रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माय यूज टुमारो मॉर्निंग। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन? अब गंगाधर पंत पूछते हैं, आई बेग योर पार्डन। पार्डन मतलब होता है अपॉलॉजी, सॉरी एक तरह से, ठीक है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि यूज किया जाता है जब आप किसी से बहुत ही पोलाइटली कुछ पूछना चाहते हैं कि मैं माफी चाहूंगा सर, पर क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप ये किताबें रख लें फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, यहीं पर रख लें आसपास अपने, ताकि मैं इनको कल सुबह के फिर से पढ़ पाऊं। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन? और आप किस समय ओपन करते हैं लाइब्रेरी अपनी? At 8 o'clock, sir. The librarian smiled. Librarian जो है स्माइल करते हुए बोलता है 8 बजे खोल लेते हैं सर हम अपनी लाइब्रेरी। Here was a user and researcher right after his heart. अब यहां पर एक यूजर रिसर्चर था, right after his heart मतलब होता है बच्चे same as you। ठीक है, अगर समवन इज राइट आफ्टर माई हार्ट, इसका मतलब कोई मेरे जैसा ही है। तो लाइब्रेरियन बिल्कुल स्माइल करके बोलते हैं हम 8 बजे खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो रिसर्चर सामने मिला है, गंगाधर पंत जो बैठा हुआ है, वो एग्जैक्टली लाइब्रेरियन के जैसा है। लाइब्रेरियन इस बात को एक्नॉलेज करता है कि एक ऐसा यूजर और रिसर्चर आया पहली बार जो कि बिल्कुल लाइब्रेरियन के जैसा है। ही वॉज राइट आफ्टर हिज हार्ट। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. जैसे ही प्रोफेसर टेबल छोड़ रहे थे, he shoved मतलब put forcibly, उन्होंने कुछ नोट्स अपनी पॉकेट में ऐसे डाल लिए फटाफट से। एब्सेंट माइंडेडली ही ऑल्सो शॉव द बकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। और एब्सेंट माइंडेडली मतलब बिना ध्यान दिए, बीइंग नॉट बीइंग अवेयर, हाँ, किसी काम को करते हुए जब आपको ध्यान न रहे। और जब वो ऐसा कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नोट्स पॉकेट में डाले थे, उसके साथ साथ उन्होंने एक बकर जो थी, वो क्रॉनिकल जो थी, है ना, वो भी अपने लेफ्ट पॉकेट में डाल ली। बेसिकली ये याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है लेसन में। इसी से प्रूव होगा पूरे लेसन का जो गेम है आगे चल के। क्या करा इन्होंने क्या करा, कुछ नोट्स अपनी पॉकेट में डाल लिए और जो बकर थी वो भी अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल ली जाते हुए, बिना ध्यान करे, मतलब गलती से। समझ में आया क्या यहां तक बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, यस 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 यस, क्लियर है। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एट द मोमेंट, इट सीम्स अमेजिंग। अच्छा, आप एंजॉय कर रहे हैं उसको, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब शायद आपको धीरे धीरे मजा आ रहा है। रियली? हिस्ट्री है, इंग्लिश, हाँ, ये आपको जरूर लगेगा। बकर होती है क्रॉनिकल, एक ऐसी बुक जो कि हिस्ट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे उसी सीक्वेंस में जिसमें वो हुए थे। इट्स काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग। या अब मुझे लग रहा है मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल, है ना, बोरिंग। हाँ, मेरे को लग रहा है मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो लगा था मेरे बच्चे कहां चले गए। वो ऐसी जो चैप्टर चल रहा है इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, उसको बोल रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना। कुछ बच्चे अब मेरे को ठीक है ठीक है ठीक है, कंफ्यूजन, बोरिंग, रीशेड्यूल, क्रॉनिकल, सॉरी, एक्साइटेड हो गया मैं ज्यादा ही। फेक हिस्ट्री वाला इंग्लिश, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ इट्स गोइंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? अरे अरे, क्या हो गया एकदम से? एनीवे, आगे चले फिर। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कुछ? अब इंटरेस्टिंग है तो बढ़िया है भाई, फिर ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है तो इट्स गुड। अब पहले कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्लास रिस्केड्यूल क्यों हुई? हो गई बस यार, क्या हो गया, पढ़ लो ना तुम लोग, क्यों चिंता करते हो इतनी? हो गई, चिल करो। Here are some questions. पहला, what was the immediate impact of Marathas victory at Panipat on the East India Company? मराठास का जो जीत थी उसका इंपैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या हुआ?
मराठा की जो विक्ट्री थी उसका इंपैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या हुआ, ये बताना है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। सर पॉलिटिक्स, अच्छा पॉलिटिक्स पसंद है, हिस्ट्री नहीं। सर आप रो नहीं, मैं नहीं रो रहा यार, वो मेरे को आंसू आ गए मेरे प्यारे बच्चों को, ऐसा लेसन जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, कॉम्प्लेक्स भी है, उसको अप्रिशिएट करते हुए मैं रोक नहीं पाया खुद को, मतलब मेरी अंदर से आंसू आ गए खुद ब खुद। सर यू में प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लास, हाँ एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे भाई आपको, डू नॉट वरी, अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तब दे ही देंगे। हम काफी क्लोज हैं अपने सिलेबस को खत्म करने के, सो नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। एसएसटी नहीं पसंद कोई बोल रहा है, इंग्लिश तो पसंद है, बोरिंगली अमेजिंग, सही है तो कह रहे हैं क्या यार, ये क्या मतलब हुआ इसका, ये मेरे को समझ नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ। एनीवे देखो, तो इट्स एक्सपैंडेड टेरिटरीज इन इट वाज फोर्स्ड टू अबैंडन इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स। हाँ, इसको अपने एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स जो थे उनको अबैंडन करना पड़ा, उनको डिले करना पड़ा कुछ दिन के लिए, शेल्फ करना पड़ा, है ना, आपने देखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, What role did विश्वास राव एंड माधवराव प्ले इन द ऑल्टरनेट हिस्ट्री? इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री में विश्वास राव और माधवराव क्या रोल प्ले करते हैं, क्या है उनका रोल? बताइए बताइए बताइए, क्या रहा क्या रहा क्या रहा? They weakened the Maratha Empire with poor leadership. They combined political acumen and valor to expand their influence. They allied with the East India Company to maintain power. They focused on protecting Southern India from invasion. Correct answer again option B. उन्होंने अपना political acumen और bravery को combine कर अपना influence बढ़ाया पूरे हिंदुस्तान पे। बहुत बढ़िया। Next. How did the Marathas approach technological advancements in 19th century? 19th century में technological advancement जो आई उसको कैसे approach किया? यूरोप में technological advancements आ रहे थे ना, तो मराठास ने कैसे react किया उसके ऊपर? सर वी विल हैव प्रैक्टिस सेशंस, यस वी डेफिनेटली हैव प्राची भैया, हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन सेशंस रखेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, यस डू नॉट वरी, रखेंगे रखेंगे बिल्कुल रखेंगे भाई, क्यों नहीं रखेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स रखेंगे। Correct answer बच्चे, they relied heavily on East India Company, they ignored technological developments, they established their own, option C, they established their own centers for sunset technology, उन्होंने इंडिया के अंदर कुछ अपने सेंटर्स स्टैब्लिश कर दिए। 80%, वाह यार, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है सब, रियली गुड। What does गंगाधर पंत find in the भावसा बांची बेकरी? ये थोड़ा सा बीच में जो स्पेस है ना, ये नहीं होना चाहिए, यहां पर भी नहीं होना चाहिए। क्या मिलता है उनको भाव साहेब बांची बेकरी में? इस बुक में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल उनको मिलती है जो रिसर्च कर रहे थे? A detailed account of the consequences of the Battle of Panipat, a three-line description of Vishwas Rao narrowly escaping death, a prophecy about the Maratha Empire's decline, evidence of the British betrayal at Panipat. क्या 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 क्या? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी अगेन। एक 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन था जिसमें पता चलता है कि कैसे विश्वासराव बचे, क्लोज ब्रश करते हुए उनको एक बुलेट गई बट वो बच गए। 73%, वाह बढ़िया, बहुत अच्छे।
ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चंस होते हैं खत्म। एक बारी क्या स्टैंडिंग से देखते हैं। लेफ्टिनेंट आदर्श, क्या बात है लेफ्टिनेंट साहब, अभी कैसे 11th क्लास में लेफ्टिनेंट बन गया? इट लुक्स लाइक यू आर एस्पायरिंग लेफ्टिनेंट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने भी एक समय पे एग्जाम दिए डिफेंस के एंड मतलब आई गॉटन वेरी क्लोज टू, मैं मेडिकली आउट हो गया था वैसे। एनीवे, बट आई रियली होप आप बने। श्रेयांश, प्राची जंगीत, साक्षी प्रकाश, संकल्प नायक, ऋचा गुप्ता, शगुन, अक्षिता, प्रगति, स्वीटी शर्मा, वेल डन। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। चलिए रेस्ट पोर्शन देखते हैं फटाफट से। बधाई हो आप लोगों को। सर बस यही समझ आया कि दोनों वर्ल्ड्स में कुछ तो बोला ये बच्चा। एक बारी दोबारा जो भी लिखा आप लोगों ने एक बारी मुझे बताना, जो भी बच्चा था, इसका कमेंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बस ये समझ में आया पैसा सेम टाइम पे आया था, कुछ ऐसा बता रहे हो। हाँ, मेडिकल इशू था, मतलब देयर वाज दिस मेडिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं आउट हुआ। बट आई हैव बीन अ डिफेंस एस्पिरेंट, मतलब मैंने कई बारी डिफेंस एग्जाम दिया है, मैंने सीडीएस क्लियर किया हुआ है भाई, मैंने एएफ कैट का एक एग्जाम होता है एयरफोर्स का, वो क्लियर किया हुआ है, और कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है वो क्लियर किया हुआ है। एंड देन आई हैव बीन टू जो 5 डेज की या 6 डेज की यूजुअली एक डिटेल्ड असेसमेंट होती है ना, एसएसबी, उसमें भी अपेयर किया है मैंने कई बारी। तो बट देन फिर मैं उसके बाद क्योंकि मेडिकल आउट हो गया इस वजह से आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, बट लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी, इसलिए। ठीक है, तो जो भी करता है ना मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग करिए, देश की सेवा भी करने को मिलेगी और आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली की लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी जरूर, ये मैं ऐसी आशा करता हूं। ओके, मूविंग ऑन, चलिए हियर वी बिगिन। यू कुड हैव सीन मी वेरी वेल एज अ पायलट। मेरा एएफ कैट क्लियर टेस्ट था, मतलब एयरफोर्स पायलट टेस्ट जो होता है ना, बैटरी टेस्ट, वो क्लियर था मेरा। हो सकता है मेरी लाइफ में किसी हाँ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्स ना, तो हो सकता है किसी और मल्टीवर्स में मेरा वो एग्जाम क्लियर हुआ हो गया होता, मेरा मैं मेडिकली अनफिट नहीं होता, एंड आई कुड हैव बीन एयरफोर्स पायलट, हु नोज। एनीवे, ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील। अब इसके बाद क्या होता है, वहां से निकलते हैं ये और एक गेस्ट हाउस ढूंढते हैं रुकने के लिए, एंड हैड, और एक फ्रूगल सी मील खाते हैं। फ्रूगल मतलब होता है बच्चे इनएक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल, सस्ती। अरे भैया कई बार तो ये धोखा देता है। इकोनॉमिकल, एक इकोनॉमिकल या इनएक्सपेंसिव भी बोल सकते हो, सस्ती मील, मतलब कहीं इन्होंने एक ऐसी खाना खा लिया, फ्रूगल सी मील खा ली। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल टुवर्ड्स द आजाद मैदान। स्ट्रॉल मतलब होता है वॉक, और फिर ये निकले। सेट आउट मतलब स्टार्टेड या बिगिन, लेफ्ट बोल दो बल्कि। He then left for a walk towards the आजाद मैदान। फिर ये आजाद मैदान की तरफ, वहीं मुंबई में आजाद मैदान आज भी है, उसकी तरफ एक वॉक के लिए निकले। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स अ पंडाल। वहां पर इन्हें एक थ्रॉन्ग मिली। थ्रॉन्ग क्या होता है? क्राउड, भीड़, ग्रुप ऑफ पीपल। इन्हें वहां पर क्या दिखा? उस मैदान के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक भीड़ दिखी जो कि एक पंडाल की तरफ मूव करी थी। पंडाल मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जहां पर, मतलब कैसे बताऊं आपको, ऐसा इमेज, ये इमेज में बता जाएगा। ये देख रहे हो, पंडाल बोलते हैं इसको बेसिकली, है ना, हिंदी वर्ड है। सो लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, और वहां पर एक लेक्चर होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। फोर्स ऑफ हैबिट क्या होता है? बड़ी बढ़िया लगती है मुझे ये फ्रेज। आदत से मजबूर बोलते हैं ना हिंदी में। कई चीजें आप आदत के वश करते हैं। जैसे कई बार आप किसी को, अगर आपको सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत नहीं है तो आप नहीं बोलोगे, अगर आपको है तो आप हर चीज पे बोलोगे। ऐसे प्लीज मेरा एक दोस्त है जो कि आजकल यूज करता है चैट जीपीटी बहुत फ्रीक्वेंटली। वो चैट जीपीटी में भी कुछ पूछता है ना उससे, तो प्लीज लिखता है पहले वहां पे ना। लाफ्ड अ लॉट हियरिंग दिस की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पे भी आप प्लीज लिख रहे हो, उसका रीजन क्या है? फोर्स ऑफ हैबिट है, आदत से मजबूर है वो, हर जगह कर्टियस है तो यूज करता है प्लीज, अच्छी बात है। एनीवे, फोर्स ऑफ हैबिट मतलब हैबिट का फोर्स। अगर आप कोई हैबिट है आपकी, उसके वश में आकर आप कोई चीज करते हैं, यानी कि आदत के वश। ठीक है, आदत से मजबूर। तो क्योंकि प्रोफेसर आदत से मजबूर थे, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते थे, रेगुलरली अटेंड करते थे, इसलिए उन्होंने यहां पे देखा कि पंडाल लगा जहां एक लेक्चर होने वाला है, तो गायटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, वो गायटोंडे साहब उसकी तरफ चले गए। गंगाधर बेसिकली चले गए इसकी तरफ। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। लेक्चर चल रहा था, हालांकि लोग आते और जाते रहे थे वहां पर। उस लेक्चर में बेसिकली लेक्चर कंटिन्यू था, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग निकल रहे थे, ऐसा था वहां पर। बट प्रोफेसर गायटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस। लेकिन प्रोफेसर गायटोंडे ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहे थे, जो आया जा रहा था उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेस्मराइज्ड। वो प्लेटफॉर्म जहां पर लगा हुआ था ना पूरा वो पंडाल, उस प्लेटफॉर्म, वहां पे बीच में एक स्टेज लगी हुई थी, उस स्टेज की तरफ देख रहे थे जैसे कि वो मेस्मराइज हो गए। मेस्मराइज मतलब कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध, मंत्र
मंत्रमुग्ध मतलब आप किसी चीज की तरफ देखें और वही देखते रहे, जैसे आपके ऊपर किसने जादू कर दिया हो, उसको बोलते हैं मेस्मराइज हो जाना। ठीक है, तो वो स्टेज की तरफ स्टेयर करना मतलब घूरना, वो घूर के देख रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ, जैसे कि उनको किसने मंत्रमुग्ध कर दिया, उसी की तरफ देख रहे थे लगातार। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लैटर वॉज अनऑक्यूपाइड। वहां पर एक टेबल रखी हुई थी और एक चेयर थी, लेकिन जो लैटर थी, लैटर मतलब द थिंग स्पोकन ऑफ सेकेंड इन द सीक्वेंस। क्या मतलब है समझाता हूं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे एक्सप्रेशन। देखो यहां पर एक टेबल थी और एक चेयर थी। पहली चीज में किसके बारे में मेंशन किया गया, इसके बारे में। दूसरी चीज क्या मेंशन करी गई, चेयर। और फिर बोला है बट द लैटर, लेकिन जो बाद में बोली गई चीज यानी कि चेयर वाज अनऑक्यूपाइड, वो चेयर अनऑक्यूपाइड थी। तो लेटर का मतलब क्या होता है, जब आपको दो चीजें बोली जाए और फिर जो दूसरी चीज हो, ऐसी फॉर्मर होता है जो पहली चीज हो। अगर मान लो यहां पर एक्सप्रेशन होता देयर वाज अ टेबल एंड अ चेयर बट द फॉर्मर वाज अनऑक्यूपाइड, तो मैम इस चीज को मानता फॉर्मर, ये लैटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस है ये। तो दो चीजें जब बोली जाए उनमें जो बाद की चीज है उसके लिए लेटर बोला जाता है, अगर पहली चीज के लिए बोलना है तो फॉर्मर बोला जाता है, राइट। तो देयर वाज अ टेबल एंड अ चेयर, इस प्लेटफॉर्म पे एक टेबल थी और एक चेयर थी, लेकिन जो लैटर था यानी कि जो चेयर थी इनमें से वो अनऑक्यूपाइड थी। अनऑक्यूपाइड मतलब खाली थी वो, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कुछ चल रहा था उसमें एक चेयर थी, वो खाली थी। मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो लेक्चर यहां पर चल रहा था जिसको ऑडियंस सुन भी रही थी, उसमें कोई प्रिजाइडिंग अथॉरिटी नहीं था। जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर होता है ना, या कोई सीक्वेंस कहीं कहीं एनुअल डे वगैरह होता है स्कूल में वगैरह, तो आप लोग हमेशा गेस्ट को बुलाते हैं, है ना। तो वहां पर इसमें गेस्ट की जगह खाली थी, या तो चेयर ही ना हो, लेकिन यहां पर चेयर थी लेकिन वो खाली थी, मतलब कमाल की बात है। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड। अब भाई साहब, कोई ऐसा इंसान जो रेगुलरली सेमिनार्स में जाता हो, वहां पर तो ये जरूरी होता है किसी भी सेमिनार में, किसी भी इवेंट में एक गेस्ट ऑफ ऑनर जरूरी है। जो चेयर है जिसपे कोई प्रिसाइड करता है वो हमेशा भरी होती है, कोई ना कोई होता है वहां पर। तो अब ये क्या बोलते हैं, यहां पर ये चेयर देख रहे हैं ना आप, खाली। तो ये जो गायटोंडे साहब है, प्रोफेसर साहब, ये देखते हैं कि यार प्रेसिडेंशियल चेयर, वो चेयर जिसको प्रेसाइड ओवर करता है, कोई जो प्रेसिडेंट बैठता है इस पे यूजुअली एक इवेंट को प्रेसाइड ओवर करता है, जो वो अनऑक्यूपाइड है, वो खाली है। बहुत बड़ी चीज थी इनके लिए ये। द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स। ये जो दृश्य था, साइट मतलब होता है दृश्य, ये जो दृश्य था इसकी वजह से वो हिल गए। स्टेड मतलब शेक या शुक हो जाना, बिल्कुल इसकी वजह से वो अंदर तक हिल गए कि यार चेयर खाली है, कैसे हो सकता है ऐसे, है ना। ऐसा मान लो जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है और बैट्समैन नहीं है, या बॉलर नहीं है, या एम्पायर नहीं है, कुछ ऐसी चीज, मतलब जो मेन चीज है किसी भी प्ले में, वो मेन चीज गायब है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कोई तो चाहिए चेयर पे। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, जैसे कि एक लोहे का पीस मैग्नेट से यानी कि चुंबक से अट्रैक्ट होता है। ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड द चेयर, वो स्विफ्टली यानी कि क्विकली, बड़ी तेजी के साथ वो चेयर की तरफ चले गए। अब आप लोगों को एक सेकंड के लिए, चलो मैं पहले बताता हूं फिर एक इंटरेस्टिंग थॉट शेयर करूंगा। एनीवे, तो फटाफट से उन्होंने चेयर खाली देखी और वो चेयर की तरफ चले गए। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस। अब स्पीकर जो है ना, जो यहां पर बोल रहा था, जैसी गायटोंडे साहब चेयर की तरफ गए, ये स्पीकर जो बोल रहा था वो रुक जाता है एकदम से। मिड सेंटेंस मतलब मिडवे, जो भी कुछ वो बोल रहा था बोलते बोलते रुक गया बीच में ही। टू शॉक टू कंटिन्यू, बड़ा शॉक्ड था वो कि आगे, वो इतना शॉक कि कुछ बोल ही नहीं पाया। भीड़ में से एक आदमी आया और पीछे चेयर पे जाके बैठ गया स्पीकर के बोलते हुए, तो ये बड़ा शॉक्ड हुआ और वो चुप हो गया बिल्कुल ही। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन ऑडियंस जो है ना उसने आवाज लगानी शुरू कर दी, स्टार्टेड सेइंग समथिंग। लेकिन ऑडियंस जो थी ना उसने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया एकदम से। क्या? वेकेट द चेयर, चेयर को खाली करो, चेयर को जल्दी से खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयरपर्सन। इस लेक्चर सीरीज में यानी कि जो चल रहा है ना सामने लेक्चर, इसमें चेयरपर्सन की जरूरत है ही नहीं हमारे यहां पे चेयरपर्सन का कॉन्सेप्ट। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, सब लोग कहने लगे कि प्लेटफॉर्म से अलग हटो। द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो। ये जो चेयर है यहां पर, ये सिंबॉलिक, ऐसे बैठ गए जाके, तो इससे सबने हटने के लिए बोला, और बोला कि जो चेयर है ना सिंबॉलिक है, मतलब ऐसा नहीं है इस चेयर पे किसी को बैठना जरूरी है, हमने बस ये चेयर यहां पर खाली छोड़ दी है ये दिखाने के लिए कि चेयर पर्सन जरूरी नहीं है हो। जस्ट दैट कि ये जो चेयर है ना ये सिंबॉलिक है चेयर पर्सन की, हमारे लिए ये चेयर पर्सन है एक तरह से, ठीक है। सिंबॉलिक मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पे कोई बैठे, ऐसा समझ लो सिंपली। व्हाट नॉनसेंस, हूएवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिजाइडिंग डिग्निटरी।
अब प्रोफेसर साहब सोचते हैं क्या बकवास है, नॉनसेंस मतलब बकवास है, क्या बकवास है। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, क्या किसी ने कभी सुना है एक ऐसा पब्लिक लेक्चर जिसमें कोई जिसमें कोई डिग्निटरी प्रिजाइड ना कर रहा हो। डिग्निटरी मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट या इन्फ्लुएंशियल पर्सन। प्रिजाइडिंग मतलब जो किसी भी जगह पे प्रिजाइड करे, प्रिजाइड करे मतलब लीड करे। तो गायटोंडे साहब सोचते हैं कि ऐसा किसी ने कभी कोई सुना है कोई पब्लिक लेक्चर जिसमें कोई प्रिजाइडिंग अथॉरिटी ना हो, जिसमें कोई गेस्ट ऑफ ऑनर ना हो, जो चेयर पे बैठा ना हो, ऐसा सुना है किसी ने? प्रोफेसर गायटोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज। प्रोफेसर गायटोंडे माइक पे गए और अपने आप को एक्सप्रेस किया। गेव वेंट टू हिज व्यूज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, जो भी मन में आपके हो उसको एक्सप्रेस करना। वेंट आउट सुना है ना, वेंट आउट करना कई बार, तो वेंट टू हिज व्यूज मतलब अपने मन में जो दबे हुए विचार थे उनको बाहर आने दिया प्रोफेसर गायटोंडे ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। लेट मी टेल यू, बोल ही रहे थे उन्होंने, क्या बोला कि एक अनचेयर्ड लेक्चर यानी कि एक ऐसा लेक्चर जिसमें पीछे कोई प्रिजाइडिंग अथॉरिटी ना बैठा हो, वो कुछ ऐसा है जैसे कि विलियम शेक्सपियर साहब का एक प्ले हो हैमलेट और उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ डेनमार्क वो ही ना हो। हैमलेट जो है ना वो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल है और उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई एक अनचेयर्ड लेक्चर ऐसा होता है जैसे कि हैमलेट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें उसका सेंट्रल हीरो ही ना हो। होना जरूरी है चेयर, बेसिकली चेयर, किसी लेक्चर पे जो चेयर पर्सन है वो होना जरूरी है, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी बैठना चाहिए उस पर। लेट मी टेल यू, और वो इतना बोल ही रहे थे, इसके बाद क्या होता है, बट द ऑडियंस वाज नो मोर टू लिसन, के लिए ऑडियंस बिल्कुल सुनना नहीं चाहती थी उनको। टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। तो जनता बोलती है कि हमें कुछ मत बताओ, हम थक चुके हैं चेयर से रिमार्क्स के। मतलब चेयर पर्सन जो बैठता है ना वो कुछ ना कुछ फालतू बात बोलता है, रिमार्क्स देता है, हम उससे सिक हैं, वी डू नॉट वांट टू हियर देम। सिक मतलब हम उससे पक चुके हैं। किस चीज से और पक चुके हैं? वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स भी बोलता है वो आखिर में, थैंक यू इंट्रोडक्ट, जो आखिरकार एक स्पीच देता है ना चेयरपर्सन, वो थैंक यू देता है सबको, उससे भी थक चुके हैं लोग। एंड ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और लंबे लंबे इंट्रोडक्शन देता है जो भी आने वाला हो स्पीकर उसको। ठीक है ना, एक तरह से किसी इवेंट में एंकर का काम करता है वो कुछ हद तक, तो वो सारी चीजें जो एंकर करता है उससे थक चुके हैं लोग, ऐसा बोल रहे हैं इनको। वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर, ये सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग अगो। अबॉलिश मतलब टू गिव अप या बंद कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना किसी चीज को। तो बोलते हैं जो पुराने कस्टम्स थे ना, कस्टम मतलब एक ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है, वो जो पुराना ट्रेडिशन था कि एक जहां पर भी लेक्चर चल रहा है वहां पर एक चेयरपर्सन होना चाहिए, ये पुराना ट्रेडिशन, ऐसे ही और बहुत सारे ट्रेडिशन हम बहुत पहले अबॉलिश कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, ये प्लेटफॉर्म जो है इसको खाली रखो, ऐसा लोग चिल्लाने लगे ऑडियंस में। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट मीटिंग्स, ये 999 हटा देना प्लीज, पता नहीं क्यों है यहां पर। गंगाधर पंत को एक्सपीरियंस था स्पीकिंग एट मीटिंग्स एंड एट फेस द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, ही केप्ट ऑन टॉकिंग। मोस्ट हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, लेकिन गंगाधर पंत को जो है एक्सपीरियंस था स्पीकिंग एट मीटिंग्स, मीटिंग्स वगैरह पे बहुत सारी वो बोले थे, एंड उन्होंने पुणे की ऑडियंस जो थी उसको अपने सबसे अनफ्रेंडली तरीके, अनफ्रेंडली मैनर में फेस किया था। पुणे की ऑडियंस जो थी ना यहां पर, इनको बोले थे कि हटो यहां से, हमें नहीं चाहिए, ये अनफ्रेंडली बिहेवियर था उनका। उन्होंने इस पे, इसके बावजूद ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वो बातचीत करते रहे। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. जल्दी ही ऑडियंस कहां सुनने वाली है, ऑडियंस ने अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो जल्दी ऑडियंस ने क्या करा, इसकी तरफ कुछ टमेटोस, टमाटर, अंडे और बाकी ऑब्जेक्ट फेंकने शुरू कर दिए। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज, लेकिन वो बड़ी बहादुरी के साथ, ब्रेवली, इस सैक्रिलेज को, सैक्रिलेज क्या होता है भाई, किसी पवित्र चीज को अगर कोई व्हाट आई शुड से, अगर किसी पवित्र चीज को कोई गलत बोले या कोई ऐसी चीज जो कि गलत करे पवित्र चीज को, है ना, ये होता है सैक्रिलेज। एक बार आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताया हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव रिटन डाउन इट इन माय नोट्स। ये रहा, ओ सॉरी,
ये 999 सही है, बल्कि मैंने क्यों काट दिया ये, वो 999 मीटिंग्स के रहे थे पार्ट, मतलब ऐसे 999 सेमिनार्स उन्होंने अटेंड किए थे, ठीक है, ऐसा लिखा। बड़े अजीब से टर्म्स है वैसे इसके अंदर, है ना। तो एनीवे सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है भाई, द करेक्ट दिस सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब होता है भाई किसी चीज को अपवित्र कर देना, ऐसा मान लो आप, ठीक है, या टू एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे बस अभी जबान पे, टू अपमान करना, मतलब किसी को टू, अपमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रुको तुमसे ही पूछ लेता हूं मैं, एक मिनट रुको, अपमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। गुड एक्सप्लेन सर, मजा आ गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रुको, अपमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल दैट वर्ड। इंसल्ट, हाँ, टू इंसल्ट समथिंग पायस, किसी पवित्र चीज को इंसल्ट करना, इसको बोलते हैं सैक्रिलेज। जैसे कई लोग, हाँ डिसरिस्पेक्ट, बिल्कुल सही यार, मैं बहुत टाइम लगा रहा था। एनीवे तो डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या होता है भाई, ये डिसरिस्पेक्ट लिख देता हूं इसकी जगह सिंपली। तो ये जो डिसरिस्पेक्ट हो रही थी इसको रोकना चाह रहे थे, इस इंसल्ट को रोकना चाह रहे थे, इसको बोलते हैं सैक्रिलेज। किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ को कई लोग कुछ गलत बोल देते हैं ना, वो भी सैक्रिलेज के अंदर आता है, ठीक है। एनीवे मैं फटाफट से वाइंड अप करूंगा क्योंकि टाइम हो गया ऑलमोस्ट। तो वो इस डिसरिस्पेक्ट को करेक्ट करना चाहते थे कि वे चेयर अगर है तो उसकी इज्जत हो। फाइनली द ऑडियंस फॉर्म टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली। अब फाइनली ऑडियंस जो थी इकट्ठा हुई, स्टेज पे गई, टुगेदर स्टेज पे गई ऑडियंस पूरी, और उसको इजेक्ट कर दिया पकड़कर वहां से, है ना। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नोवेयर टू बी सीन। और भीड़ में गंगाधर पंत, जब इसको भीड़ ने फेंक दिया ना नीचे, तो देखा ही नहीं गया इसके बाद कहीं भी वो, है ना। अब ये आप लोगों को मैं इसके साथ करता हूं एंड यहां पर, बिकॉज विल हैव टू वाइंड अप द क्लास, अनदर 5 मिनट्स में आपकी फिजिक्स क्लास स्टार्ट होनी है। आपको ये बताना है बस, बाकी कोर्स हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इसमें जो इवेंट देख रहे हो, एकदम से कहीं वॉक करते हो, एकदम से स्टेज देखता है, उसमें चेयर खाली है, कोई बोल रहा है, इसने वहां पर चेयर पे जाके बैठ जाता है, ये बड़े ऑड से इवेंट्स हैं। रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं करेगा। कुछ कुछ ही ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे सपने में हो रहा हो, ड्रीम लाइक नहीं लग रहा है कि एक स्टेज पे गया, वहां पर जाके बैठ गया क्योंकि वहां पर ऑडियंस ऐसा ऐसा कर रही थी, वहां पर एक स्पीकर बोल रहा था लेकिन चेयरपर्सन नहीं था। ये भी अनलाइकली है चेयरपर्सन ना हो अगर चेयर रखी है तो। वहां पर जाके बैठ गया, फिर ऑडियंस को समझाने लगा। ऑल दिस डज नॉट सीम लाइक, डू यू नॉट थिंक कि एक सपने जैसा है? कुछ कुछ ये सपने में होते हैं ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें। फिर ये जाकर बोलने लगा, अंडे टमाटर फेंक दिए तब भी नहीं रुक रहा, अजीब सा है ना कुछ। ऑल ऑफ दिस इज क्वाइट डिफरेंट, है ना। सोचना इस बारे में जरा। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आपको एक क्लोजर मिलेगा, आपको जरूर समझ में आएगा कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या चल क्या रहा है इस कहानी के अंदर, ये समझ में आएगा। आई होप आपने यहां तक एंजॉय किया हो। मैं करता हूं इस लेक्चर को यहीं क्लोज। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड इवनिंग अहेड, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। ऐसी चीजें जो आप कॉम्प्रिहेंड ना करें, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, याद रखना ये बात।